दोस्तों, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं कि आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आपको $3 मिलियन मिल सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? अगर रेपुटेशन और फ्रीडम के बीच में किसी एक को चुनने को कहा, तो आपका जवाब क्या होगा? कई सारे लोग अपने आप से इसी तरह के सवाल पूछते रहते हैं कि काश मेरे पास एक बंगला होता, काश मैं इतने ज्यादा पैसे कमा रहा होता, क्या मैं जितना अभी पैसा कमा रहा हूँ वह मेरे लिए काफी है? इस तरह के सवाल लोगों को अक्सर बेचैन करते हैं, क्योंकि यह सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा ही है और आप भी इस तरह के सवालों में ही परेशान रहते हैं, तो आपके इन सभी सवालों का जवाब इस बुक में लिखा हुआ है। ये बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हॉसल के द्वारा लिखी गई है। यह किताब आपको सिखाएंगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि वेल्थ का मतलब क्या होता है और पैसों की कद्र कैसे की जाती है। तो बिना देर करे चलिए शुरू हो जाए। दोस्तों, चलिए इस बुक की शुरुआत कुछ कहानी से करते हैं। रोनाल्ड रीड एक दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हुई थी। और उससे भी मजेदार बात ये थी कि वो रोज स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल तक उसने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जसी पन्हे में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। उसके बाद 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का घर खरीद लिया। उसने वो पर $12,000 में खरीद लिया था और अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में ही गुजारी। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई, वो दिन था उसके मौत का। ये बात 2014 की थी। वो 92 साल का था और उसके पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौदे बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक बड़े लापरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया पर रोनाल्ड रोड सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन टेट इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलेनियर था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड अपना पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था। उसने अपने सेविंग्स को सालों साल तक कंपाउंड किया हुआ था और उसके मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हुई थी। दोस्तों, क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? चलिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और रियल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अब नजर डालते हैं उस आदमी की और जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। उसका नाम रिचर्ड फ्यूज था। वो एक एग्जीक्यूट था और उसने हार्वर्ड से MBA किया हुआ था और वो 40 की उम्र में रिटायर्ड हो गया था। अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल के लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। बड़े शहर में 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 2 गैरेज और बाथरूम थे। इस बंगले के मंथली मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 था। इसके मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया हुआ था, लेकिन फिर उसके किस्मत ने करवट बदल ली। यानी कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रिचर्ड रातों रात फूट फात पे आ गया। दोस्तों, इन दोनों यंग मिलीनियर्स यानी कि रोनाल्ड रीड और रिचर्ड जी के कहानी से हमने क्या सीखा? चलिए इसका लर्निंग्स हम चैप्टर वाइज सीखते हैं। चैप्टर 1, कोई भी मूर्ख नहीं है। लेखक बताते हैं कि लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, लेकिन मूर्ख कोई नहीं है। हर किसी की धन के बारे में सोच और बिहेवियर अलग अलग होता है। किसी को अपना पैसा सेविंग अकाउंट, FD, PPF आदि में रखना अच्छा लगता है, तो किसी को शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेहतर लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर किसी की अपनी धन की परिभाषा होती है। हर कोई स्वयं को समझदार समझता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा हो, वह अपने पैसों को निवेश करने से पहले उसकी जोखिम और प्रतिफल के बारे में सोचता है, जबकि एक समृद्ध बैंकर की संतान शायद ऐसा न सोचे। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने रिसेशन में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया वह 1990 के दशक के वैभव में काम करने वाला ब्रोकर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेखक कहते हैं कि हो सकता है पैसों के बारे में जो डिसीजन आपने लिए है वह हमें मूर्ख लगे और जो डिसीजन हमने लिए है वह आपको मूर्ख लगे। अतः आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पास मौजूद पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। चैप्टर 2, भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम भाई भाई है। ये दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी लकी होते हैं, जैसे किसी का अमीर के घर पैदा होना,
लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। हम अमीर बनने के लिए केवल भाग्य या लक के भरोसे नहीं बैठ सकते। अमीर बनने का दूसरा तरीका है रिस्क लेना। कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वे नौकरी या अन्य कार्य में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर हमें धन कमाना है, अमीर बनना है, तो हमें अपनी क्षमता के हिसाब से रिस्क तो लेना ही होगा। चैप्टर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। ये एक कहानी है लेखक कर्ट वॉनेगट और जोसेफ हेलर की, जो एक अरबपति के पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने लोकप्रिय नॉवल से आज तक नहीं कमा पाया है। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, वो है इनफ। इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है, और चाहे हमारे पास जितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। इनफ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ पर इनफ का मतलब ये है कि आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, बजाय इसके कि सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना। चैप्टर 4, विस्मयकारी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उनकी नेटवर्थ 121 बिलियन डॉलर है। इसमें से उन्होंने 81 बिलियन डॉलर रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर है, लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वही वॉरेन बफेट उस समय 9.3 मिलियन डॉलर के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और लंबे समय तक में दोहरा सके। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। चैप्टर 5, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक वे इसे मेंटेन नहीं रख पाते हैं। अक्सर हम किसी खिलाड़ी, फिल्मी सितारे या फिर किसी खेल प्रतियोगिता में करोड़ों रुपये जीतने वाले लोगों को देखते हैं जो अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि धन का प्रबंध कैसे किया जाता है, उन्हें कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। वे तो बस आए हुए पैसों को लगातार खर्च करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब उनके पास मौजूद सारा पैसा समाप्त हो जाता है। चैप्टर 6, पट आप जीते। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में जीत ही जाए, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप सिक्के को बार बार उछालोगे तो इस बात की संभावना है कि आप जीत जाए। उसी प्रकार यदि आप किसी एक कार्य या बिजनेस में एक बार फेल हो जाते हैं तो डरने की बजाय बार बार प्रयास करो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। कहा जाता है कि एक बार में कामयाबी और सफलता किसी को नहीं मिलती, तो बार बार दोहराते रहो जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, टूटेगी, फेल भी होगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। चैप्टर 7, स्वतंत्रता। वेल्थ की सबसे अच्छी फॉर्म वो है जिसमें आप जो करना चाहे वो कर सके। एंगस कैम्बल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूं तो हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, और वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टिजियस जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं, उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 8, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। यह अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और ये नहीं कहते, वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा।
अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना न भागें। अगर ज्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं आदि, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउसेल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच है। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं। वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो रिच है। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, न कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको जरूरत है। चैप्टर 10, धन संपत्ति की बचत करें। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं, दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं, तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं इसके बारे में चिंता न करें। अपने समय के ऊपर कंट्रोल होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है। चैप्टर 11, यथोचित ग्रेटर देन तर्कशील। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप ये देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले बिजनेस के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हजारों कमाने वाला बिजनेस लगा लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतर चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12, अप्रत्याशित। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो और उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर 13, त्रुटि के लिए जगह। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट न कर दें। वॉरेन बफे ने कहा है, कैश इज द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 14, आप बदलेंगे। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे न हों, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें। यह न सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि आजकल जो चाय वाले हैं वो फ्रेंचाइज बेच कर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो कोई डॉक्टर भी नहीं कमा रहा होगा। तो आप बातों में ना आए कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दें। असली किताबें पीआर हैं और नया ज्ञान हासिल करें। चैप्टर 15, कुछ भी मुफ्त नहीं होता। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे। उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजार में ही शुरू हो सके। बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं।
चैप्टर 16 आप और मैं। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता। आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे यानी यू को भी दें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो न दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। जीवन में जितना आप स्वयं को महत्व देते हो, उतना ही दूसरों को भी देना चाहिए। यदि आपको अपने बिजनेस, व्यापार या अन्य कार्य में सफल होना है, तो दूसरों की रिस्पेक्ट जरूर करें। चैप्टर 17 निराशावाद का बहकावा। आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। ये हमें ले भी डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट न हो और बॉलीवुड चला जाए, तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? इसलिए पेसिमिज्म भी जरूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी सफल होंगे। चैप्टर 18 जब आप कुछ भी मान लेंगे। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज में सुनते हैं, उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं, ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें। बाद में वे डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज पर आंख बंद कर विश्वास न करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करें। चैप्टर 19 स्वीकारोक्ति। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउसल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है, स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपने 20% एसेट्स कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। हाउसल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउसल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। तो चलिए अंत में ये जानते हैं कि एक एक्चुअल वेल्थी पर्सन बनने के लिए लेखक का सुझाव क्या है। हमेशा हम्बल रहे, ईगो ना पाले। ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले जिससे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें, एक ही बार में ही कोई रिच नहीं बन जाता। हार को एक्सेप्ट करना सीखें और कभी भी हिम्मत न हारे। पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने की आदत बनाएं। सब कुछ होते हुए भी संत जैसे जीवन बिताएं। तो ये था बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। आपको कैसा लगा बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।